Hello everyone, welcome to today's video. I hope you all are preparing nicely for the upcoming examinations. But you know what? Only preparing nicely, mugging up your answers is not enough when you are going to appear for any of the theory examination. One of my wise teacher once said that paper writing is an art. मतलब पेपर लिखना एक टाइप का आर्ट है. आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आंसर्स रट लो, बट जब तक आप उस आंसर को अच्छे से पेपर में नहीं लिखते, उसका कोई भी फायदा नहीं है. In my career of teaching, I have checked number of papers, offline as well as on on-screen marking systems. We check lots of papers in every semester. And from all this experience, the things that I have seen in papers, that I want to share with you all so that you can improve in your paper writing and you can score maximum marks, good marks in the upcoming examination. So let us see all these things one by one. Number one, that you have to remember, read your paper completely. Thoroughly you have to read your paper. Once you get the question paper, you have to read it from start to end very carefully. You have to read each and every question of your question paper. कि जो भी questions आए हैं, most of the time ऐसे नहीं होता कि सारे questions compulsory है. तो आपको questions read करके ये पहले समझना है कि which questions you are going to attempt, कि आपको कौन से questions अच्छे से आते हैं और उनको समझ के लेना है before you start writing. तो पहले आपको आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट टू एंड अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही राइटिंग स्टार्ट करनी है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, डिसाइड व्हाट यू नो बेस्ट. दैट मीन्स कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे अच्छा क्या आ रहा है. बिकॉज यू सी द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो आप क्वेश्चंस में से ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करो पहले लिखने के लिए जो आपको बेस्ट आता है, जिसका आंसर आपको बेस्ट पता है. तो अगर आप वो आंसर पहले लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, और जो सामने वाला जब पेपर चेक करेगा तो उसको आपका बेस्ट आंसर पहले मिलेगा, जो कि आपका एक इंप्रेशन बनाएगा आपके पेपर का, और आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में वो हेल्प करने वाला है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. See, for every exam you will have the limited time. In that limited time you have to complete your entire paper. So this time management is very much important. Nowadays in exam rooms, exam halls, the digital watches are not allowed. So there may be a clock at the wall, but you do not forget your watch. Every time whenever you are going for attempting any exam, a normal analog clock, कोई भी अपना simple watch जो है वो अपने साथ रखिए. उसको हाथ में नहीं पहनना है तो डेस्क पे निकाल के रखिए, जो आपको बार बार टाइम की याद दिलाता रहेगा कि आपको अभी कौन सा क्वेश्चन लिखना है, कौन सा क्वेश्चन लिखना स्टॉप करना है. ये सब वो टाइम देख के आपको करना है. दैट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं आपको अभी एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ कि आप अपना पेपर में जो टाइम है वो कैसे मैनेज करें और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस या अपना पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें. नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, आपका पेपर है 60 मार्क्स, and for this 60 marks you are having 2 hours. Okay, 2 hours means we have 120 minutes. 120 minutes में हमें 60 marks का पेपर लिखना है. इसका मतलब है 1 मार्क के लिए we are having 2 minutes approximately. ये कैलकुलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास जितना टाइम है और आपको कितने मार्क्स का पेपर लिखना है. तो 1 मार्क के लिए हम 2 मिनट्स दे रहे हैं. इसका मतलब हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन वी हैव टू फिनिश इन 10 मिनट्स एट एनी कॉस्ट. कि हमें अगर 2 घंटे में 60 मार्क का पेपर लिखना है तो हमें कोई भी 5 मार्क का आंसर 10 मिनट में खत्म करना है. अगर खत्म नहीं हो रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द कंप्लीट आंसर इन दीज 10 मिनट्स, लीव दैट आंसर. छोड़ दो वो आंसर, जितना लिखा है उतना छोड़ दो और उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो जो आप बाद में आके लिख सकते हो. इससे क्या होगा, अगर आप इसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन लिखोगे तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा.
बट अगर आप यही एक क्वेश्चन 15 मिनट 20 मिनट लिखते रह गए, 5 ही मार्क का क्वेश्चन है, आपको 5 ही मार्क्स मिलने वाले हैं, तो क्यों यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करना है? तो 10 मिनट्स में इसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, उसको 10 मिनट्स में छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ऐसे कर करके आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और जब आपका एंड में आपको लगता है कि आपका टाइम अभी बच रहा है, देन रिविजिट दिस क्वेश्चन। इसको मैं बोलूंगी 10 मिनट्स की जगह आपने 9 या 8 मिनट में ही छोड़ दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको एंड में टाइम मिले इसको बाद में आके फिनिश करने का। इसका कंक्लूजन वगैरह जो बचा है आपका, वो बाद में आके लिख सकते हो। बट इसी को, एक ही क्वेश्चन को अगर आपने ज्यादा टाइम दिया, 15 मिनट 20 मिनट लिखते ही रह गए, तो बाद के जो क्वेश्चन है वो आपके छूट जाएंगे एग्जाम में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि आपके पास कितने मार्क्स का पेपर है और कितने मिनट्स में आपको खत्म करना है। सपोज यही पेपर अपना 50 मार्क्स का है, फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स का पेपर है, हमें 2 घंटे में सॉल्व करना है, तो आप 10 मिनट की जगह उस क्वेश्चन को 12 मिनट्स दे सकते हो। 5 मिनट 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका, वो आप 12 मिनट्स में 11 मिनट्स में खत्म करो, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ऐसे फिर आपको पेपर का टाइम मैनेज करना है। कैलकुलेशन रहेगा आपका मिनट्स पे, नंबर ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ मिनट्स अपने पास कितने हैं, उस हिसाब से आपको पर मार्क कितने मिनट देने हैं वो कैलकुलेट करके आपका पेपर अटेम्प्ट करना है। ये कैलकुलेशन आप याद रखो कि 60 मार्क्स के पेपर के लिए 2 घंटे है मुझे, 120 मिनट्स है मेरे पास, तो 1 मार्क के लिए 2 मिनट्स है, 5 मार्क्स के लिए मुझे मैक्सिमम 10 मिनट्स देने हैं। 10 मिनट्स से ज्यादा नहीं देने, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डन। So time management is very important to complete your paper in proper timeline. Next, fourth important point that you have to remember is the question numbers. Why question numbers are very much important? Because if you do wrong numbering, if you write wrong numbers for the questions, you may not get the marks, because the examiner, whoever will be checking the paper, he or she will get confused. For this particular question number, the different answer is written, that will be considered as wrong. So you have to write question numbers properly. यहाँ पे और एक चीज आपको याद रखनी है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे दिया है एग्जाम में, एंड उसका सब क्वेश्चन है A B C D, ऐसे कुछ सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको यही फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 A का जो भी आंसर है वो लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 B का जो भी आंसर है वो आपको लिखना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐसे रोमन नंबर्स या फिर ऐसे रोमन नंबर्स या कुछ अलग सा आपको अपना खुद का दिमाग चला के क्वेश्चन नंबर्स ऐड नहीं करने। अगर एग्जाम पेपर में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और ABCD उसके सब क्वेश्चंस है, तो आपको भी उसी हिसाब से नंबरिंग लिखना है क्वेश्चन का। आप कोई भी अलग से, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया या क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लिख दिया या 1 ऐसे 1 2 3, कोई भी अपना दिमाग चला के इनको चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का A है तो ऐसे ही चाहिए, B है तो ऐसे ही, C है तो ऐसे ही। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर्स आपको करेक्टली लिखने हैं, जैसे पेपर में दिए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, सेम आपको रेफर करने हैं वही क्वेश्चन नंबर्स इन योर आंसर शीट। नो नीड टू राइट क्वेश्चंस, ओनली राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर एंड राइट योर आंसर, दैट इज इनफ। गॉट इट? The next important point is your handwriting and paper presentation. These things are very important because your handwriting is going to make the utmost impression on the examiner. And see, on many of the answer sheets, one instruction is written. If your handwriting is illegible, means not readable, 0 marks will be awarded. मीन्स अगर आपकी हैंडराइटिंग एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रही है तो आपको उस आंसर के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भी आंसर्स आप लिख रहे हो, जिस हैंडराइटिंग में लिख रहे हो, वो सामने वाले को समझ में आए। आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो आंसर्स के लिए वो करेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और आपकी हैंडराइटिंग समझ में आनी चाहिए। Got it? Paper presentation is how you are presenting your answers. Suppose keywords are there, you just underline the keywords or just make a box to the keywords. That's enough. One ink, if you're using black ink in your paper, black pen you're using, use the black pen completely. Don't use any blue pen, any other colors on your paper to highlight or to underline.
nothing is required, only one pen is enough. From that you can write the paper nicely. Pencils you can use, but nowadays papers are scanned for the online marking system. So maybe when they are scanning the papers, the diagrams which are drawn with pencil may get faint. So because to avoid that, you can just use the pens for drawing the diagrams. So presentation is very much important. If you want to cut any word, for example, this word you want to cut, this is wrong, so just cut it like this. Don't do scribbling of that particular word and then removing that word completely like this. No need, just cut the word and continue writing, that is enough. Got it? So handwriting and paper presentation is what your impression on the examiner. How you present your paper, that is going to have the maximum impact on the examiner, and that will help you to score good marks. Next important point is how much answer for 5 marks or 7 marks, how much to write. Now see, if you have the questions of 5 marks, so for 5 marks you can write 1.5 pages to 2 pages, 1.5 to 2, that means approximately 150 to 180 words, that is enough. Depending on your handwriting, if your handwriting is very small, you can go for 1.5 page, maximum 2 pages, even if the handwriting is bigger one. But don't go beyond 2 pages for 5 marks. That is enough. If you keep on writing 3 pages, 3.5, 4 pages, you will waste your timing in writing that answer only, and you will not get enough time for writing other answers. So better 2 pages, leave the answer, start writing new answer. So for 5 marks, 1.5 to 2 pages are enough. If the question is of 7 marks, then you go for 2.5 pages. See, maximum papers of colleges or universities, they have the questions of 5 marks or 7 marks. We don't have questions of 1 mark or 2 marks nowadays. So for 5 marks, you remember 1.5 to 2 pages. For 7 marks, 2.5 pages. That is more than enough. You write the introduction of the concept, then write 4-5 important points related to the answer or of that particular answer only, and then write a conclusion. There can be a diagram, there can be a chart, there can be blocks. So such things you can add in your answer, which will enhance the quality of the answer. Got it? So that all comes in the handwriting paper presentation. And how much to write, you understood. For 5 marks, 1.5 page. For 7 marks, 2.5 pages. Maximum 2 pages for 5 marks, not more than that. Next thing that I want to tell you, that attempt 100% paper. 100% means what? If it is written that attempt any 3 questions, तो आपको सारे तीनों के तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, तो 5 के 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही है. क्यों? अगर आपने जो नहीं आ रहा है, सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसमें A B C D E ऐसे दिया हुआ है, तो आपको A B C बहुत अच्छे से आ रहे हैं आंसर्स, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट 3 आंसर्स, बट आपको D और E के बारे में मतलब यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, तो आपने क्यों लिखो, 0 ही मार्क्स मिलेंगे मुझे, क्यों मैं ये आंसर्स लिखूं. बट ऐसा नहीं, अगर 5 क्वेश्चंस कंपलसरी लिखने हैं तो इसमें भी आप रिलीवेंट कुछ ना कुछ लिखो, क्योंकि ऐसे तो नहीं है सिलेबस के बाहर का कुछ आ गया, जो भी होगा आपके सिलेबस में से ही कुछ ना कुछ होगा. तो जस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस, 2-3 बार उसको पढ़ो, फिर देखो कि कुछ ना कुछ तो रिलेटेड आपको पता है, तो वो रिलीवेंट, उसके रिलीवेंट या रिलेटेड जो भी वर्ड्स है, कंसेप्ट्स है, वो आपको एक पैराग्राफ लिखना है. दिस इज जस्ट अ टिप फ्रॉम माय साइड, बिकॉज अगर आप उसको छोड़ ही दोगे तो आपको 0 मार्क मिलने वाला है. लेकिन आपने वहां पे अगर कुछ ना कुछ लिखा, एक पैराग्राफ लिखा, तो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट 1 मार्क फॉर दैट. ऑलराइट, रिलीवेंट, मैं नहीं बोल रही कि कुछ भी लिख के आओ, नो, कि आपने कभी, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, आपने लेक्चर्स अटेंड किए, आपने देखा है उस सिलेबस का सारा कुछ, तो आपको कुछ ना कुछ उसका आ ही जाएगा. वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा ना, थोड़ी सब्जेक्ट के बाहर का कुछ होगा. तो उस पेपर के लिए आप वो सब्जेक्ट तो पढ़ के आए होंगे, तो उसका रिलेवेंट कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है. तो इसको बोलते हैं 100% अटेम्प्ट. मुझे 5 अगर लिखने हैं तो मुझे 5 के 5 लिखने ही है. मैं ऐसे नहीं कि 3 लिखे और 2 छोड़ के आ गई या 1 छोड़ दिया मैंने, क्योंकि 5 में से 0 मिलने से अच्छा 1 या 2 तो मार्क्स मिलेंगे उधर. Got it? So this you remember, attempt 100% पेपर. और एक चीज है जो बच्चे करते हैं पेपर्स में, एक बंडल अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसमें एक हाथ पेपर ऐसे आ ही जाता है जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ सिंबल बनाएंगे पेपर के स्टार्टिंग में.
जैसे कि ओम या ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे लिख के आएंगे वो पेपर में फर्स्ट पेज पे, या अपना फोन नंबर छोड़ जाएंगे, या ऐसे कुछ मैसेज लिखेंगे कि टीचर मुझे पास करो, प्लीज मुझे पास करो, प्लीज गिव मी पासिंग मार्क्स, ऐसे कुछ लिखते हैं बच्चे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है पेपर में। ऐसे अगर आप करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज माल प्रैक्टिस इन द एग्जामिनेशन। ये आपको नहीं करना है। आपको अपना जो पेपर है वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है। खुद का आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। आपका सीट नंबर या जो भी डिटेल्स हम फर्स्ट पेज पे भरते हैं उस पे ऊपर QR कोड या बार कोड आ जाता है। दैट इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। सो आई होप you understood these important tips. Read the question paper thoroughly. You have to read the question papers, then you decide what you know best, decide which question you are going to attempt first. Always remember, first impression is the last impression. Time management is important. How many marks and how many minutes you have in hand, do that calculation and then start writing your paper. Beforehand you have to do it, not at the time of exam. Before you go to exam you have to do this calculation. Time management very important. Then only you will be able to complete the whole paper nicely. Next is question numbers. Whatever question numbers are given in the question paper, same question numbers you have to write in your answer book, answer sheet. Don't change the question numbers or don't राइट बाय योर ओन, कि कोई भी क्वेश्चन नंबर्स अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे है क्वेश्चन पेपर में वैसे ही आपको अपने आंसर शीट में लिखने हैं। क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली क्वेश्चन नंबर एंड आंसर. The fifth point that you have to remember is order of questions. Don't jumble here and there. Just whatever sequence given in the paper you follow that sequence. मतलब क्वेश्चन नंबर जो सिलेक्ट करोगे मेन क्वेश्चन, उसी के सारे सब क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, बीच में कोई और नहीं लिखना है. हैंड राइटिंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हैंड राइटिंग समझ में आएगी एग्जामिनर को तो ही आपको वो मार्क्स देगा. 5 मार्क्स के लिए कितना आंसर लिखोगे? 1.5 to 2 पेजेस. 5 मार्क्स का आंसर है तो 2 पेजेस, 1.5 से 2 पेजेस आंसर लिखो. अगर 1 पेज लिखा तो बहुत कम है, 2 से ज्यादा लिखा तो वो बहुत ज्यादा है. 2 पेजेस मोर देन इनफ. 1.5 से 2 पेजेस का आंसर लिखना है 5 मार्क्स के लिए. 7 पेजेस का है तो और ज्यादा हाफ पेज बढ़ जाएगा. दैट्स इट. ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखो. और अटेम्प्ट 100% की बोला है, अगर 5 क्वेश्चंस आर कंपलसरी तो आपको 5 क्वेश्चंस लिखने ही लिखने हैं. उससे कम लिखोगे तो कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं जो नहीं लिखे क्वेश्चंस. तो इससे अच्छा है कुछ ना कुछ लिखो, रिलेटेड, रिलीवेंट, एंड यू विल गेट मार्क्स. Okay, so these are the tips from my side before you go to attempt your exam. Follow all these tips and techniques which have come from all my experience from last few years. I hope you all will write good papers. You study sincerely, write papers sincerely without doing any malpractices in the exam, and you are going to score really good marks. If you have any queries, any doubts, you can comment below the video. I will be definitely answering all your queries, all your doubts. All the best, all of you. Thank you so much for watching the video. See you again. Thank you.